हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है। तो गाइस, हमने अपना कल इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर लिया था अपने स्टेट पीएससी के लिए। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था क्या क्या सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने ही जाने पड़ेंगे हर पॉइंट पर। ठीक है। और उसके साथ हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट से, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, कंपनीज रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही होती है उस टाइम पर व्हाट इज द स्टेटस, क्या स्टेटस होता है। ऑल राइट। तो उसी को हम देखते हैं। फर्स्ट, द कंपनी रूल। द कंपनी रूल 1773 टू 1858। पहला देखते हैं हम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्या होता है गाइस? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आता है टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली दे गॉट द दीवानी राइट्स। जैसे ही दीवानी राइट्स मिलते हैं वैसे ही जो ब्रिटिश 1765 में ब्रिटिश को एकदम से मतलब आप देख लीजिए, शौक लगता है वहां पे क्राउन को कि ये क्या हुआ, कंपनी जो ट्रेड करने गई थी एंड दे गॉट दीवानी राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। और बस फिर उसके बाद दे स्टार्टेड सीइंग दैट कि भाई कंपनी है, अब इस कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वहां पर एक एजेंडा तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि कंपनी में करप्शन है। ये बात था भी कि कंपनी में करप्शन था भी, लेकिन ऐसा नहीं था कंपनी में अभी करप्शन हुआ था, कंपनी में बहुत पहले से करप्शन था। तो बस करप्शन के नाम पर ये डिसाइड किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि भाई अब कंपनी के जो भी फंक्शंस हैं वो रेगुलेट किए जाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1770, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट करेगा। ठीक है।
अब उसी के चलते हुए पहला एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? अब इसमें था क्या क्या फीचर? सबसे पहले, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसकी पोस्ट चेंज कर कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है। द गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ डेजिग्नेटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल इज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑल राइट। सेकेंड, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट बनती है वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स डाले जाते हैं जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे इन वर्किंग। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। Executive Council consists consisting 4 members to support Governor General. Was made. Warren
वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल। ऑल राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम्स फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब देखिए, अब बॉम्बे और मद्रास भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही था, अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही काम करना था। ओके। बॉम्बे एंड मद्रास, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास now becomes subordinate to गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है गाइस। तो पहले ये प्रेसिडेंसी सारी के सारी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। मतलब बंगाल अलग थी, बॉम्बे अलग थी, मद्रास अलग थी, लेकिन अब ना एक सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। सेंट्रलाइजेशन से मतलब है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही अब गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को भी काम करना था। ठीक है। तो उनकी पावर कम, दोनों की पावर कम कर दी गई, बंगाल की पावर बढ़ा दी गई। ओके। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब यही होता है कि एक जगह से सभी को कंट्रोल करना। राइट। एक पोस्ट से सभी को कंट्रोल करना। अंडरस्टूड। ऑल राइट। नेक्स्ट। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया 1774। फॉर्मल जुडिशरी फर्स्ट टाइम इंडिया में आती है 1774 में। ठीक है, 1774 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1774। ठीक है। फोर जजेस की कोर्ट थी ये। फोर जजेस, एक चीफ जस्टिस थे, तीन अदर जजेस थे। एक चीफ जस्टिस, बाकी अदर जजेस।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वॉज मेड, इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है। ये एक्ट अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स को मना कर देता है कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, या कोई ब्राइब आप नहीं लेंगे फ्रॉम द नेटिव्स। प्रोहिबिट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, prohibit the servants of the company from engaging in any engaging in any private trade, private trade। ओके। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और ज्यादा स्ट्रांगली होने लगा। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाई गई। ठीक है। जो गवर्निंग बॉडी बनती है कंपनी की, ये रिपोर्ट करने वाली थी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया पर। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज मेड, ये बनती है गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी। गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्ट गाइस, अमेंडिंग एक्ट 1781। अब अमेंडिंग एक्ट 1781 क्या कहता है? देखिए 1773 के बाद 81 में और फाइन ट्यून करने के लिए गवर्नेंस को 1781 एक्ट लाया जाता है। ठीक है। अमेंडिंग एक्ट 1781 कहा गया इसको। इसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया 1781, अमेंडिंग एक्ट 1781 को। मेन फीचर्स क्या है इस एक्ट के? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बाहर रखना, तो उसको बाहर रखा गया, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। राइट। मतलब गवर्नर जनरल, जैसे आज के दिन हमारे प्रेसिडेंट हैं, ही इज अवे फ्रॉम एनी पुलिस एक्शन। आप प्रेसिडेंट पर, वाइस प्रेसिडेंट पर पुलिस एक्शन नहीं ले सकते जब तक वो दे आर सिटिंग ऑन द चेयर। नो, नो पुलिस एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट एनी एग्जीक्यूटिव। करेक्ट। इसी तरीके से यही चीज 1781 में लाई गई थी। 1781 में पहली बार लाई गई कि एक्सटेम्प्ट किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को।
कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। ऑल राइट। एक्सटेम्प्टेड द गवर्नर जनरल। Exempted the Governor General and Council exempted the Governor General and Council from the jurisdiction of from the jurisdiction of Supreme Court from the jurisdiction of Supreme Court for the act for the act carried out by them in official capacity. For official capacity. ठीक है। राइट। और इसी तरीके से जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको भी दूर रखा। दे वर ऑल्सो मेड, उनको भी दूर रखा गया। किस चीज के लिए दूर रखा गया? कि अगर वो भी अपना कंपनी के ऑफिशियल एक्ट में कुछ करते हैं तो ऑफिशियली उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्या पार्ट आया था अमेंडिंग एक्ट 1781 में? सभी रेवेन्यू मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। ऑल ऑल रेवेन्यू मैटर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। All revenue matters are excluded from the jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court. All right. अब इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया जितने भी लोग हैं बंगाल के सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे। ठीक है। हिंदू को ट्राई किया जाएगा बाय हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम को ट्राई किया जाएगा बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ।
All inhabitants. All inhabitants are included under. All inhabitants are included under Supreme Court jurisdiction in Calcutta. ठीक है. All inhabitants are included under Supreme Court jurisdiction in Calcutta. कैलकाटा में इंक्लूड किया गया सभी को. ठीक है. हिंदू ट्राइड विद हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम ट्राइड विद मुस्लिम पर्सनल लॉ. हिंदू ट्राइड विद हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम ट्राइड विद मुस्लिम पर्सनल लॉ. एम्पावर्ड गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल को एम्पावर किया गया. एम्पावर्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविजनल कोर्ट्स. फॉर प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स. फॉर प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स. ठीक है. नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784. पिट्स इंडिया एक्ट 1784.
1784। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784? अब यहां पर कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, वर्चुअली आप देख रहे थे कि जब से दीवानी राइट्स मिले तब से कंपनी दो फंक्शंस कैरी आउट कर रही थी। एक तो कमर्शियल फंक्शंस ट्रेड कर रही थी, दूसरा नॉर्मल सिविल और रेवेन्यू राइट्स को हैंडल भी कर रही थी। ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट से पॉलिटिकल और कमर्शियल के लिए अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट कर दी गई विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ठीक है। कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। कॉमर्शियल अफेयर मैनेज्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज्ड बाय अ न्यू बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पॉलिटिकल अफेयर मैनेज्ड बाय अ न्यू बॉडी क्रिएटेड, called board of control। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो यहां पर वर्चुअली पिट्स इंडिया एक्ट से डबल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहां एम्पावर कर दिया गया कि आप ही डायरेक्टली सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू को ब्रिटिश पोजीशंस कहेंगे इन इंडिया में। ठीक है। सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है।
अब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं, उनके लिए एक्ट ऑफ 1786 पास किया जाता है। एक्ट ऑफ 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्होंने दो डिमांड रखी, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैं उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं। ठीक है, स्पेशल केसेस के अंदर मुझे ये पावर चाहिए, आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन माय वर्क। और दूसरा कहा कि ही विल बी कमांडर इन चीफ। ओके। In 1786, Lord Cornwallis was appointed as Governor General of Bengal. दो डिमांड प्लेस की इन्होंने, प्लेस टू डिमांड्स। प्लेस टू डिमांड्स, he should be given power, he should be given power to override, he should be given power to override the decision of his council. In special case, स्पेशल केस के अंदर, ओके, he was given the power. Secondly, he was also commander in chief. He was also commander in chief. नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, 1793।
ओवर राइडिंग पावर जो गवर्नर जनरल को दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल्स के लिए। Overriding power was extended to all governor generals. It extended trade monopoly of East India Company in India. Trade monopoly of East India Company in India. All right. इंडिया के अंदर ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ा दी गई। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेस दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है? चार्टर एक्ट 1813, व्हाट डज चार्टर एक्ट 1813 सेज? इट abolished द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया इंडिया के अंदर। खत्म कर दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वाज abolished by चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, it asserted the sovereignty of British Crown over company's territory in India। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी बताई गई ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया पर। ठीक है, द सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द
ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। इन इंडिया, ऑल राइट। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी allowed Christian missionaries to come to India. Allowed Christian missionaries to come to India for purpose of enlightening people. For purpose of enlightening people. Enlightening people, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट से रिलीजियस बैकिंग भी स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया। कहा उन्हें परमिशन दी गई कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में शुरू किया गया। वेस्टर्न एजुकेशन फॉर इनहैबिटेंट्स हु वर लिविंग इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में जो टेरिटरी थी वहां पर जो लोग थे उनमें वेस्टर्न एजुकेशन शुरू की गई। ऑल राइट, वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया। ओके, local authorities were given power to impose taxes. Local authorities were given power, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज को पावर दी गई। लोकल अथॉरिटीज वाज गिवन पावर टू इम्पोज टैक्सेस। टैक्सेस, ऑल राइट। तो गाइस ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है चार्टर एक्ट 1833, 1853, ऑल राइट। और उसके बाद क्राउन रूल, ठीक है। तो वो हम गाइस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। सो आई होप यू लाइक द सेशन, और नेक्स्ट सेशन को भी अटेंड कीजिए। थैंक यू एवरीवन।